गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है पाषाण काल। आज का हमारा टॉपिक है पाषाण काल। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें लेखन की शुरुआत नहीं हुई। आद्य ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें लेखन की शुरुआत हुई, लिखा भी गया लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया। ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें लेखन की शुरुआत हुई, उसे पढ़ा भी गया। इन कालों की जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत। प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी का स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत अभिलेख, सिक्के, स्मारक, ताम्रपत्र, भवन, मूर्तियां, भित्ति चित्र, ये सारे पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। सबसे ज़्यादा प्रामाणिक स्रोत भी पुरातात्विक स्रोत ही। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल की स्रोत भी पुरातात्विक ही है। ऐतिहासिक काल की जानकारी का स्रोत साहित्यिक भी है और पुरातात्विक। साहित्यिक भी और पुरातात्विक। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हड़प्पा काल और वैदिक काल को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। हड़प्पा काल और वैदिक काल। हड़प्पा काल में लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई, इसलिए ये तो आद्य ऐतिहासिक काल में है। वैदिक काल में लेखन कार्य भी हुआ और उसको पढ़ा भी गया, लेकिन इसको आद्य ऐतिहासिक काल में क्यों रखा गया? क्योंकि वैदिक काल के लोगों का जीवन स्तर पिछड़ा हुआ था। इनका जीवन पिछड़ा हुआ होने के कारण इनको आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। एक विद्वान था लुब्बाक। लुब्बाक ने पाषाण काल को दो भागों में बांटा। वो 2 भाग कौन से थे? पुरापाषाण और नवपाषाण काल। लुब्बाक ने पाषाण काल को 2 भागों में बांटा, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल। एक प्रश्न पूछा जाता है कि पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल का सबसे पहले नाम किसने दिया? लुब्बाक। एक विद्वान था कामसन ब्रेडवुड। कामसन व ब्रेडवुड। कामसन व ब्रेडवुड ने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा।
3 भागों में बांटा। वो 3 भाग कौन से थे? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। लुब्बाक ने पाषाण काल को 2 भागों में बांटा। कामसन व ब्रेडवुड ने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा। अब हम पढ़ते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पाषाण काल, दूसरा है ताम्र पाषाण काल। देखो पाषाण काल, उनके उपकरण पाषाण पत्थर के होते थे, इसलिए इसको पाषाण काल कहा जाता है। ताम्र पाषाण काल, ताम्र तांबा, तांबा और पत्थर के जो उपकरण होते थे उस काल को ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं पाषाण काल। पाषाण काल का जैसे हमने देखा, लुब्बाक ने पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल बताया है। कामसन व ब्रेडवुड ने पूरा पाषाण काल, 3 प्रकार बताए थे पाषाण काल के। पूरा पाषाण काल, पाषाण काल के 3 भाग थे पाषाण काल के। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? जैसे भारत में सबसे पहले मनुष्य के अवशेष हथनोर से मानव खोपड़ी मिली है। प्रश्न पूछा जाता है जैसे मनुष्य का सबसे प्राचीन अवशेष कहाँ से मिलता है? हथनोर से। क्या मिला? मानव खोपड़ी। वो किस काल का था? पूरा पाषाण काल का। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है जैसे 1863 में ब्रूसफुट ने पल्लावरम मद्रास में सबसे पहले पूरा पाषाण काल के उपकरण खोजे। अग्नि का आविष्कार हुआ। अग्नि की खोज
अग्नि की खोज सबसे किस काल में हुई? पुरापाषाण काल में। एक आता है पुरापाषाण काल के लोगों का मुख्य उपकरण क्या था? हैंड एक्स। हैंड एक्स पुरापाषाण काल का मुख्य उपकरण था। एक है चापर चॉपिंग, चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। ये किस काल से संबंधित है? पुरापाषाण काल से। इसे सोन संस्कृति भी कहते हैं। इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। पुरापाषाण काल से संबंधित ये प्रश्न पूछे जाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और है, ये जो पुरापाषाण के हैं ना, नेग्रिटो प्रजाति के लोग थे। नेग्रिटो प्रजाति के लोग थे। ये पुरापाषाण काल से संबंधित। अब हम देखते हैं मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल, इसमें देखो क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है। जैसे पहले 1867 में सीएल कार्लाइल विंध्य क्षेत्र में, विंध्यन क्षेत्र में सबसे पहले मध्य पाषाण उपकरण खोजे। मध्य पाषाण के उपकरण सबसे पहले 1867 में सीएल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में सबसे पहले खोजे। इस काल के उपकरणों को माइक्रोलिथिक टूल्स या लघु औजार कहते हैं। मध्य पाषाण काल के जो उपकरण थे वो आकार में छोटे थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथिक टूल्स या लघु औजार भी कहते हैं। एक और, जैसे इस काल की जो दो प्रमुख स्थल थे, इस काल के जो अवशेष है वो दो प्रमुख स्थानों से मिले हैं। स्थानों से अवशेष मिले हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला बागोर राजस्थान, दूसरा भीमबेटका एमपी में। बागोर राजस्थान में है और बागोर से क्या मिला? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। भीमबेटका से क्या मिला? चित्रांकन। मध्य पाषाण काल के दो स्थल बहुत ही प्रमुख हैं। यहाँ से बागोर से क्या मिला? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य, और भीमबेटका एमपी से चित्रांकन। अब मध्य पाषाण काल के बाद में हम पढ़ते हैं नवपाषाण काल। मध्यकाल से संबंधित ज्यादातर प्रश्न यही पूछे जाते हैं।
तीसरा है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की शुरुआत 7000 ईसा पूर्व में, 7000 ईसा पूर्व में, 7000 ईसा पूर्व से मानी जाती है, 7000 ईसा पूर्व से मानी जाती है। नवपाषाण काल का निर्धारण नवपाषाण काल का निर्धारण जीवन स्तर से है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि नवपाषाण काल का निर्धारण किससे किया जाता है। नवपाषाण काल का निर्धारण जीवन स्तर से है, न कि कालखंड से। उसके बाद एक है 1860 में लेन में सूरियार ने यूपी के टोंस नदी घाटी में सबसे पहले नवपाषाणिक उपकरण खोजे। पाषाण काल के उपकरण खोजे। नवपाषाण काल के उपकरण खोजे। ठीक है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, जैसे ब्रूसफुट ने नवपाषाण के उपकरणों को 78 वर्गों में विभाजित किया, 78 वर्गों में बांटा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अब हम पढ़ते हैं नवपाषाण काल के स्थल। नवपाषाण काल के स्थल, सबसे प्राचीन स्थल नवपाषाण काल का सबसे जो प्राचीन स्थल है वो मेहरगढ़ को माना जाता है। मेहरगढ़ ये बलूचिस्तान में है। नवपाषाण काल की सबसे प्राचीनतम बस्ती मेहरगढ़ बलूचिस्तान में। अच्छा, यहाँ देखो क्या क्या मिला मेहरगढ़ से, क्या क्या पूछा जाता है। जैसे सबसे प्राचीन बस्ती। दूसरा, यहाँ से गेहूं के साक्ष्य भी मिलते हैं। सबसे पहले गेहूं कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़। गेहूं के साक्ष्य भी मेहरगढ़ से। तीसरा है गृह निर्माण के साक्ष्य भी मेहरगढ़ से मिलते हैं। चौथा है जैसे मृद भांड के साक्ष्य भी मेहरगढ़ से मिलते हैं। और जो मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन, मृद भांड है वो हाथ से और चाक से दोनों से बनाए जाते, दोनों तरह से बनाए जाते हैं। एक है सबसे पहले रागी फसल के बारे में भी साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से। एक मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की अन्न का भंडार कहा जाता है, या बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है मेहरगढ़ को। मेहरगढ़ देख लिया। मेहरगढ़ के बाद में हम चलते हैं कश्मीर पे आते हैं।
कश्मीर। कश्मीर के 2 स्थल प्रमुख हैं, जैसे बुर्ज होम और गुफ कराल। बुर्ज होम और गुफ कराल कश्मीर के 2 नौपाषाणिक स्थल हैं। इन दोनों से गर्तावास के अवशेष मिले। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, गर्तावास के अवशेष कहाँ से मिलते हैं। बुर्ज होम, गुफ कराल दोनों जगह से गर्तावास के अवशेष मिले। दूसरा, इन दोनों से पशुओं की हड्डी के उपकरण मिले। इन दोनों से पशुओं की हड्डी के उपकरण भी मिले, बुर्ज होम और गुफ कराल से। तीसरा है जैसे बुर्ज होम से, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिला है। ऐसा प्रमाण हड़प्पा काल, हड़प्पा काल में रोपड़, जो कि पंजाब में है, पंजाब से भी मिलता है। बुर्ज होम से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिला। ऐसा प्रमाण हड़प्पा काल में रोपड़, जो पंजाब में है, वहां से भी मिलता है। कश्मीर के बाद हम आते हैं यूपी के बेलन घाटी में कोल्डी हवा स्थल है। कोल्डी हवा स्थल से चावल का प्राचीनतम अवशेष मिलते हैं। ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट होता है कि चावल का सबसे प्राचीन अवशेष कहाँ मिलते हैं, सबसे पहले चावल कहाँ मिला, तो वो क्या है, कोल्डी हवा बेलन घाटी में, और वो यूपी की बेलन घाटी, कोल्डी हवा नामक स्थल है, वहाँ से चावल का प्राचीनतम अवशेष मिलता है। इसके बाद यूपी के बाद आते हैं जैसे बिहार के सारण के चिरांद से पशुओं की हड्डी के उपकरण मिले। चिरांद से पशुओं की हड्डी के उपकरण मिले, लेकिन सबसे ज्यादा पशुओं की हड्डी के उपकरण यहीं मिले। इससे पहले देखो, पशुओं की हड्डी के उपकरण कश्मीर से मिले थे, लेकिन सबसे ज्यादा उपकरण कहाँ से मिले हैं, चिरांद से मिले। ये हो गया हमारा उत्तरी भाग। अब जैसे देखते हैं पूर्वोत्तर भारत में भी नवपाषाणिक स्थल है। असम व मेघालय, गारो की पहाड़ियां हैं। गारो की पहाड़ियों में
एक स्थल है दाओजली हार्डिंग, दाओजली हार्डिंग स्थल नवपाषाणिक स्थल है। मतलब एग्जाम में ये पूछा जाता है दाओजली हार्डिंग कहाँ पर है। नवपाषाणिक स्थल है जो असम मेघालय में गारो की पहाड़ियाँ वहाँ ये स्थित है। इसके बाद आते हैं जैसे दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत से भी नवपाषाण काल के स्थल मिले, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इनसे भी नवपाषाणिक स्थल मिले हैं। इन क्षेत्रों से रागी, दक्षिण भारत में रागी फसल के प्रमाण मिलते हैं, रागी फसल के भी साक्ष्य मिलते हैं, के भी साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। ये नवपाषाण काल के स्थल हुए। अब हम पढ़ते हैं नवपाषाण काल में जीवन स्तर कैसा था। नवपाषाण काल में जीवन स्तर, जीवन स्तर नवपाषाण काल का कैसा था। देखो, नवपाषाण के लोग कृषि करने लगे थे, पशुपालन भी करते थे, गृह निर्माण भी करते थे। गृह निर्माण के साक्ष्य मिले हैं, मृद भांड के मिले। इनके उपकरण अभी भी पत्थर के थे, नवपाषाण के जो उपकरण है वो पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल, इनसे भी श्रेष्ठ उपकरण थे। नवपाषाण काल के उपकरण पुरापाषाण, मध्य पाषाण के उपकरणों से श्रेष्ठ थे, अब आते हैं इनके उपकरणों की विशेषता। नवपाषाण काल के उपकरणों की विशेषता। नवपाषाण काल के उपकरणों की विशेषता क्या है। जैसे उपकरणों की विविधता, दूसरी विशेषता थी कि इनका आकार छोटा होने लगा। तीसरा था जो पकड़ थी, हथियार को पकड़ने की, उपकरणों को पकड़ने की जो पकड़ है वो मजबूत है। चौथा था धार तेज। देखो, ये हमने देखा पाषाण काल, पाषाण काल देख लिया। अब जैसे पाषाण काल के बाद आता है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में एक प्रश्न पूछा जाता है, ताम्रपाषाण काल से, मनुष्य ने, मानव जीवन ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग 5000 ईसा पूर्व में, सबसे पहले प्रयोग तांबे का प्रयोग 5000 ईसा पूर्व में ये अपना
ताम्र पाषाण में ये प्रश्न रिपीट होता है, ज़्यादातर ये प्रश्न पूछा जाता है। पाषाण काल देख लिया, ताम्र पाषाण काल देख लिया, हमारा प्राग ऐतिहासिक काल पूरा। ये हमारा ये चैप्टर पूरा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।